और अब बात होगी महाकुंभ की। चूंकि आस्था का सैलाब लगातार उमड़ रहा है, श्रद्धालु डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं और अब तक आंकड़ा 59 करोड़ को क्रॉस कर चुका है। तो लगातार जो लोग हैं, चाहे आम हो या खास हो, हर कोई पहुंच रहा है प्रयागराज त्रिवेणी संगम। वहां पर पहुंचकर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और अब तक आंकड़ा 59 करोड़ को क्रॉस कर चुका है। देखिए आंकड़े भी आपको हम दिखा रहे हैं। अगर हम बात करें पिछले दिन की तो लगभग 1 करोड़ 16 लाख लोगों ने स्नान किया था। अब तक कुल 59 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान कर चुके हैं और आज अभी स्नान लगातार जारी है, क्योंकि अब महज 4 से 5 दिन का ये समय बचा है महाकुंभ का, क्योंकि शिवरात्रि पर महाकुंभ का समापन हो जाएगा। लेकिन उसके पहले लोगों की मन में ये कोशिश है कि वो पहुंचे प्रयागराज और वहां पर पहुंचकर स्नान वो कर सकें इस महाकुंभ का। और ऐसे में आपको बता दें कि अब चूंकि वीकेंड भी ये है, सैटरडे संडे, और ऐसे में और ज्यादा लोगों की कोशिश होती है कि वो पहुंचें और स्नान करें। तो ऐसे में आज और कल बहुत ज्यादा भीड़ भी होने वाली है और इस वीकेंड को देखते हुए भी पूरे इंतजाम किए गए हैं। सीएम योगी लगातार नजर रखे हुए हैं, अधिकारियों को निर्देश वो पहुंचा रहे हैं। और इसी भी जानकारी ये भी मिल रही है कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज प्रयागराज दौरा है। संगम में परिवार के साथ वो पहुंचेंगे डुबकी लगाने के लिए और जेपी नड्डा का स्वागत करने के लिए खुद सीएम योगी मौजूद रहेंगे। कल आपने देखा कि जेपी नड्डा काशी में चूंकि मौजूद थे, वहां पर पहुंचे थे, वहां पर पूजा अर्चना की थी, काशी तमिल संगमम में शामिल हुए थे। अब वहीं से आज अब प्रयागराज पहुंचेंगे। सीएम योगी मौजूद होंगे उनके स्वागत के लिए। पूरे परिवार के साथ पहुंचेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगम में आस्था की डुबकी लगाते नजर आएंगे। बीते दिन भी असम के सीएम हमने देखे थे, हेमंता बिस्वा शर्मा, वो अपने पूरे परिवार के साथ पहुंचे। अलग अलग राज्यों के सीएम पहुंच चुके हैं। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें, महाराष्ट्र की बात करें या हम हिमाचल की बात करें, उत्तराखंड की बात करें। इसी बीच हमारे साथ पंकज जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी लेकर। आप पंकज, आज तस्वीरें आप दिखाइएगा, क्योंकि वीकेंड है एक तो, ऊपर से तमाम जो वीआईपीज हैं वो भी अब दौरा कर रहे हैं बैक टू बैक। आज हम बात करें तो जेपी नड्डा आज पहुंचने वाले हैं प्रयागराज। बिल्कुल पलक, मतलब एक नया ही अनुभव इस कुंभ ने पूरे भारतवर्ष को दिया है इस मामले में कि न सिर्फ लोग डुबकी लगा रहे हैं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों से पहुंच रहे हैं और एक दूसरे को समझ रहे हैं। कुल मिलाकर यहाँ पर त्रिवेणी का संगम तो है ही, लेकिन साथ साथ पूरे देश का, पूरी दुनिया का समागम भी कहीं ना कहीं हो रहा है और उसी आस्था भाव के साथ में लोग पहुंचते हैं डुबकी लगाने के लिए कि जान पाए अपने देश को, जान पाए उस परंपरा, उस संस्कृति को जो हमारे पूर्वजों ने सदियों पहले शुरू किया था। महाकुंभ के तौर पर साधु संतों का स्नान शुरू हुआ, लेकिन आम लोग भी इससे धीरे धीरे जुड़ते चले गए और महाकुंभ के दौरान संगम स्नान करने का जो पौराणिक महत्व होता है वो कहीं ना कहीं उस महत्व को जानना समझना चाहते हैं और इसीलिए लाखों की संख्या में रोजाना श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं। आज भी सुबह से बात करें तो सुबह 8 बजे तक के आंकड़े आ गए हैं और वो काफी चौंका रहे हैं। सुबह 8 बजे तक 33 लाख लोग स्नान कर चुके हैं। आप सोचिए कि कल रात तक, यानी कि कल 12 बजे तक का जो आंकड़ा था वो 1 करोड़ 23 लाख का था और आज भी सुबह से, यानी कि 12 बजे के बाद से काउंट करें सुबह 8 बजे तक का, तो जो सरकारी आंकड़ा है वो 33 लाख के आसपास पहुंच गया है और जो पूरा आंकड़ा अभी तक का है वो 59 करोड़ के पार कर चुका है। ये अपने आप में बहुत चौंका रहा है कि आखिर लोगों में आखिर क्यों इतनी आस्था वाली ताकत कहां से आ रही है, कहां से पैदा हो रही है, कहां से उनमें श्रद्धा का भाव आ रहा है। कुल मिलाकर ये सनातन की ताकत है, ये अध्यात्म से जुड़ने का एक उत्साह है कि लोग यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं। और आज तो वीकेंड की बात अपने की, वीकेंड को लेकर खास तैयारी यहाँ पर की गई है, इसलिए क्योंकि वीकेंड पर जो बीते वीकेंड से उनको देखा सरकार ने, प्रशासन ने, मेला प्रशासन ने कि वीकेंड पर लोगों की संख्या कितनी बढ़ जाती है, लिहाजा वीकेंड पर एक बार फिर से नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। यानी शहर में अनावश्यक रूप से कोई गाड़ी नहीं चलेगी। जो बाहर से श्रद्धालुओं को लेकर आने वाली गाड़ी है वो जो निर्धारित पार्किंग है, अलग अलग रूट पर जो आते पार्किंग बने हुए अलग अलग रूट से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए वहीं पर पार्क होंगे। शहर के अंदर भी गाड़ियों की संख्या जो है काफी सीमित की जाएगी और बेवजह कोई गाड़ी निकाल नहीं पाएगा, यानी कि जो शहरवासी हैं। इसके साथ साथ मेला के अंदर में जो अभी तक ई रिक्शा या बाइक जो आपको दिख जाती थी वो नहीं दिखेंगे, सिर्फ प्रशासनिक गाड़ियां और जो इमरजेंसी सेवाएं वही नजर आएंगी। कोशिश यही है कि जो पैदल यात्री हैं उनको तकलीफ ना हो, क्योंकि आप गाड़ी लेकर पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं क्या रेलवे की व्यवस्थाओं में भी कोई बदलाव किया गया? हालांकि पहले ही ऑलरेडी बहुत सारी प्रयागराज स्पेशल ट्रेन चलाई गई है, लेकिन क्या वीकेंड को देखते हुए कोई बदलाव है?
देखिए ट्रेनों को लेकर तो साफ यहाँ पर है कि ट्रेनों की संख्या वीकेंड पर फिर कुछ बढ़ाई गई है, ये भी जानकारी आ रही है। जैसे कि जो बसें हैं यहाँ पर शटल बसों की संख्या वो करीब 750 के आसपास है, वो रह गई है। तो 750 जो है शटल बसों की संख्या के जरिए कहीं ना कहीं यात्री जो है संगम घाट की ओर पहुंचेंगे। हालांकि कुछ दूर उन्हें पैदल भी चलना पड़ता है। इसके साथ साथ ट्रेनों की बात करें तो ट्रेनों में बहुत ही स्ट्रिक्टली रेलवे स्टेशन पर स्ट्रिक्टली उन नियमों का पालन हो रहा है, वन वे का नियम, यानी कि जो गेट है या तो एंट्री गेट है या एग्जिट गेट है, और हर एक स्टेशन पर कई सारे एंट्री और एग्जिट गेट बनाए गए ताकि किसी एक गेट पर दबाव ना बने। होल्डिंग एरिया जो सबसे महत्वपूर्ण है किसी भी स्टेशन पर, वो वहां का होल्डिंग एरिया है, यानी कि स्टेशन में प्रवेश करने से पहले जहां पर रेल यात्रियों को रोका जा रहा है और उनकी गाड़ी का समय सामने आने के बाद उन्हें अंदर भेजा जा रहा है। जो रिजर्व टिकट है उसके लिए एक गेट आरक्षित किया गया जहां पर बिना टिकट दिखाए आप अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे, और जो अनारक्षित टिकट है यानी कि जनरल डब्बे में जो लोग सफर करते हैं उनके लिए कलर कोडिंग का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि अलग अलग रूट के जो गाड़ियां जैसे कोई कानपुर की ओर जाती है, कोई मध्य प्रदेश की ओर जाती है, कोई अयोध्या की ओर जाती है, तो उनको कलर कोड से उन्हें निर्धारित किया गया और उसी इलाके में उसी हिसाब से वो लोग जा पाएंगे अंदर। तो आप ये देखिए इन चीजों को कि रेलवे ने होल्डिंग एरिया बनाया और वहां पर पंडाल बनाए, टेंट बने, आप वहां पर स्नान करने के बाद आप पहुंचेंगे तो आप रुक सकते हैं। सुरक्षा के पूरे कड़े इंतजाम वहां पर है कि रात के वक्त श्रद्धालुओं को कोई तकलीफ ना हो। खाने पीने का इंतजाम लगातार मिल रहा है, 24 घंटे जो कहीं ना कहीं पानी और तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। तो कुल मिलाकर यही है कि एक लाइफलाइन तो रेलवे है ही हमारी, और कहीं ना कहीं इस रेलवे के जरिए ही इतनी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, क्योंकि करीब 13,000 जो ट्रेनें हैं वो देश भर के अलग अलग हिस्सों से प्रयागराज के लिए चलाए गए हैं। तो ये मायने रखता है। और आप देखिए अच्छा पंकज, चूंकि आज सीएम योगी भी पहुंचने वाले हैं प्रयागराज का दौरा एक बार फिर से करने वाले हैं, जेपी नड्डा आज पहुंचने वाले हैं, क्योंकि तो क्या और भी कोई वीआईपीज का दौरा प्रस्तावित है आज हाल ही में? देखिए बिल्कुल, हम आपको बता दें यहाँ पर कि सीएम योगी आज पहले बलरामपुर पहुंचेंगे, बलरामपुर के बाद वो लखीमपुर खीरी पहुंचेंगे। अपने दोनों कार्यक्रम करने के बाद वो प्रयागराज पहुंच रहे हैं और प्रयागराज में वो 1:05 पर दोपहर पहुंचेंगे डीपीएस अरेल पे, और वहां से फिर वो त्रिवेणी गेस्ट हाउस जाएंगे, जो त्रिवेणी संकुल के नाम से यहाँ पर सर्किट हाउस बना हुआ है। यहाँ पर जेपी नड्डा पहुंचने वाले हैं। जाहिर सी बात है जेपी नड्डा की अगुवाई करने के लिए सीएम खुद मौजूद रहेंगे, और 17वीं बार होगा कि जब सीएम यहाँ पर पहुंच रहे हैं इस कुंभ के दौरान में, क्योंकि जो वीआईपी चाहे पीएम आए, राष्ट्रपति आए, उपराष्ट्रपति आए, हर वक्त सीएम योगी मौजूद रहे और इस बार भी मौजूद रहेंगे। यहाँ पर जो जेपी नड्डा का जो कार्यक्रम है वो करीब 2 बजे के आसपास का उनके पहुंचने का, फिर उसके बाद संगम स्नान करेंगे, और संगम स्नान करने के बाद वहां पर पूजा अर्चना करने के बाद वो अक्षय वट और बड़े हनुमान मंदिर में जाएंगे। तो बड़े हनुमान मंदिर पहुंचने का जो उनका वक्त है वो करीब 4 बजे के आसपास का रहेगा। तो इस तरीके से आप प्रोटोकॉल भी देखिए यहाँ पर पालन करना पड़ रहा है, और ये मजबूरी भी है क्योंकि हर वो आम हो या खास वो यहाँ आना चाहता है, लेकिन एक ड्यूटी, एक कर्तव्य बनता है राज्य सरकार की, प्रोटोकॉल आपको देना पड़ेगा। ठीक है कि श्रद्धालु आपके लिए बहुत ही अहम है, लेकिन श्रद्धालुओं के बीच में अलग से जो प्रोटोकॉल आता है उससे उसको इस तरीके से बनाया गया है कि आम लोगों को दिक्कत ना हो। सिर्फ एक घाट जो है वो इसीलिए रिजर्व रखा गया है, यानी कि वीआईपी अपने चाहत के अनुसार किसी भी घाट पर जाकर स्नान नहीं कर सकता है। हालांकि कई लोग कई बार कहते हैं कि क्यों वीआईपी प्रोटोकॉल, जाहिर सी बात है कि वो वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं चाहता, लेकिन वीआईपी प्रोटोकॉल इसलिए देना पड़ता है क्योंकि सुरक्षा का वहां पर मुद्दा होता है, और इसलिए सभी घाट पर नहीं, सिर्फ एक घाट वीआईपी के लिए, और बाकी जितने घाट हैं वहां श्रद्धालु आराम से स्नान कर सके, इसलिए सिर्फ एक घाट पर ही उस प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है। तो सीएम योगी उसी प्रोटोकॉल के तहत पहले पहुंचेंगे, अगुवाई करेंगे जेपी नड्डा की, और जेपी नड्डा करीब 2 बजे पहुंचेंगे और वाराणसी से वो आएंगे, और इससे पहले ही सीएम योगी यहाँ पर पहुंचे रहेंगे, और साथ ही साथ वो उनकी अगुवाई करने के साथ ही उनको फिर स्नान कराने लेकर जाएंगे त्रिवेणी संगम में, और उसके बाद अक्षय वट और हनुमान जी के दर्शन भी करेंगे। बिल्कुल पंकज, अगर हम बात करें हर रोज चूंकि श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, करोड़ों की संख्या क्रॉस हो रही, कल भी आपने आंकड़ा कहा कि 1,23,00,000, अब आज वीकेंड है तो आज भी जाहिर सी बात है कि करोड़ को आंकड़ा क्रॉस करेगा। तो क्या वीकेंड को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था में कोई बदलाव किया जाता है, और ज्यादा मुस्तैदी बढ़ाई जाती है, या अगर आपसे संभव हो पाए जो आसपास आपके लोग नजर आ रहे हैं उनसे एक बार आप बातचीत करके आप उनसे आज जानने की कोशिश करें कि वो कितने संतुष्ट है वहां की व्यवस्थाओं को लेकर, जो वहां पर चाहे सुरक्षा व्यवस्था हो, चाहे जिस तरीके से स्नान को लेकर व्यवस्थाएं की गई हैं, तो एक बार बातचीत करने की अगर आप कोशिश करिए तो। बिल्कुल, देखिए पलक, वीकेंड पर जो है चुनौती थोड़ी बढ़ जाती है। हालांकि वीकडेज में भी हमने देखा है कि जो सुरक्षा व्यवस्था है वो वैसी ही रहती है।
हाँ, कुछ जरूर कई जगहों पर थोड़ा लचीलापन दे दिया जाता है और रूट को डाइवर्ट किया जाता है, लेकिन वीकेंड पर काफी सख्ती के साथ में जो सुरक्षा कर्मी है वो मौजूद रहते हैं और बिना पास के आपकी एंट्री बिल्कुल नहीं मिलेगी और जो सामान्य गाड़ियां हैं वो बिल्कुल भी उन्हें नहीं चलने दिया जाता है, क्योंकि साफ ये है, क्योंकि पिछले बार जो तमाम वीकेंड हम देखें तो हर बार भीड़ बढ़ जाती है। कुछ लोग हमारे साथ हैं तो उनसे हम बातचीत करते हैं। जी दादा, कहाँ से आए हैं आप? नागपुर से सर। नागपुर से आप आए यहाँ पर स्नान के लिए संगम में आपने? हाँ किया। तो क्या माँ गंगा से क्या आशीर्वाद मांग रहे हैं आप? सबको सुख संपत्ति दो, बढ़िया शांति रहे देश के अंदर। और ये कुंभ क्यों खास है आपके लिए? कुंभ इसलिए खास है कि 144 साल में आया पहली बार कुंभ। ऐसा बार बार मौका किसी को मिलता नहीं है, इसके लिए आना बहुत जरूरी था और सभी को आना चाहिए। आप कहाँ से आए? राजस्थान दौसा से आए। राजस्थान दौसा से। ये कुंभ क्यों खास है आपके लिए? आपने खुद स्नान किया और किसे स्नान करवा रहे हैं आप? सनातन धर्म को एकत्रित करने के लिए कुंभ रखा गया था स्टार्टिंग से। 12 साल में 12 बार आया है, 144 वर्ष में अंदर आया है। माँ सहयोग है, केंद्र में राज्य में बीजेपी सरकार है, योगी आदित्यनाथ जी का बहुत बड़ा इसमें महत्व है, तो उस हिसाब से कुंभ को और भी ज़्यादा भव्य और दिव्य बनाया गया है। जो ये कुंभ कहीं ना कहीं मानवीय रिश्तों को मजबूत बना रहा है, क्योंकि हमने देखा है कि जो बच्चे हैं वो अपने बुजुर्ग माता पिता को यहाँ तक लेकर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं संवेदना से भी ये कुंभ जोड़ रहा है। बिल्कुल, ये आस्था से जुड़ा हुआ है और पितृ जो होते हैं वो भी एक जुड़ाव है कि पितरों को निलाया जाए और उनकी जहाँ पे वो है वहाँ पे उनकी आत्मा को शांति बनी रहे और वो पूरे परिवार पर अपनी कृपा बरसाए रखे। उनको निलाया जाता है और उन्हें कुछ नहीं चाहिए। वो श्राद्ध पक्ष में भी हम करते हैं तो ना तो वो खाते हैं, लेकिन उनकी एक आस्था ये होती है कि उनको निलाया जाए और वो अपने स्थान पर रहे और अपने परिवार को सुख समृद्धि प्रदान करे। और ये मन की एक आस्था है कि अपने पितृदेवों को निलाकर वो परिवार सुख रहे। बिल्कुल। तो देखिए कई लोग आ रहे हैं। दादा, आप भी आ जाइए। क्या अनुभव लेकर जा रहे हैं आप यहाँ से? आप अकेले आए हैं या पूरे परिवार के साथ आए हैं? परिवार के साथ आए हैं जी। पूरे परिवार के साथ आए हैं। तो मन में कितना संतुष्टि का भाव है कि अपने परिवार को हमने स्नान करा लिया? हाँ, स्नान करा लिया, बहुत खुशी स्नान हम लोग कर लिए। हाँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ चलिए, तो देखिए इस तरीके से जो लोग हैं कहीं ना कहीं संवेदना के साथ, संवेदनशीलता के साथ यहाँ पर पहुंच रहे हैं, इमोशंस उनके देखते बन रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि हमने कहीं ना कहीं अपने पितरों को भी कहीं ना कहीं संतुष्ट करा दिया यहाँ पर। हालांकि पितरों को तो कई बार श्राद्ध दिया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि इस बार के संगम में ये खास बात है कि लोगों को एक इमोशन के साथ, सनातन के साथ वो जुड़ रहे, अध्यात्म से जुड़ रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ अपने पूर्वजों की इस परंपरा को भी नजदीक से देख रहे हैं, उस कुंभ को देख रहे हैं जो सदियों पहले ऋषि मुनियों ने शुरू किया और उससे आम लोग भी धीरे धीरे जुड़ते चले गए, गृहस्थ भी जुड़ते चले गए। ये बहुत ही खास कुंभ इस बार का माना जा रहा है। इसलिए पंकज, अगर हम बात करें, जो अभी हम दर्शक हमें सुन रहे हैं, जो जाने का मन बना रहे हैं, आप उनको क्या कुछ सलाह देंगे? क्योंकि बीच में ये जानकारी भी सामने आई थी कि कुछ एक ऐसे रास्ते हैं जहां पर बहुत लंबा जाम लगा हुआ है, यहाँ तक कि बीच में कुछ ऐसे अनाउंस करने वाले वीडियोस भी आए थे कि अभी बहुत ज्यादा जाम यहाँ पर है। तो अब उस जाम की क्या कुछ स्थिति है? देखिए, जाहिर सी बात है, जाम तो लगेगी। 15-20 लाख की आबादी वाला ये शहर है और करोड़ों लोग पहुंच रहे हैं, तो जाम की स्थिति तो बनेगी ही। मैनेजमेंट जो है, क्राउड मैनेजमेंट के तरीके जो है वो यहाँ पर प्रशासन ने अपनाया है, क्योंकि प्रशासन अगर लगातार क्राउड को चलने दे तो फिर क्राउड जो आगे का क्राउड होता है उसके पीछे के क्राउड का जत्थे का दबाव बनेगा। तो थोड़ी थोड़ी दूर पर बैरिकेडिंग की गई है, कई सारे रूट बनाए गए हैं, गाड़ियों को भी बहुत ही टुकड़े टुकड़े में छोड़ा जाता है ताकि दबाव ना बने। तो इसलिए जो प्रशासन ने यही लोगों को बार बार निर्देश जारी किया है कि आप लोग को पैनिक नहीं होना है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है। अगर किसी को होल्डिंग एरिया में रोका जाता है तो उसका मकसद यही होता है कि जो पिछले वाली जो भीड़ होती है वो आगे वाले पर दबाव ना बनाए, क्योंकि आगे बैरिकेड करके आप रोकते हैं तो आगे के श्रद्धालु है वो घाट पहुंच जाते हैं, तो बीच का हिस्सा थोड़ा खाली हो जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर लोगों को बताया जा रहा है, और जो लोग देखिए स्मार्ट है, होशियार है, वो प्रशासन के नियमों का पालन कर रहे हैं। उन्हें पता है कि प्रशासन ने ऐसी पूरी व्यवस्था नहीं की है, क्योंकि देखिए मौनी अमावस्या पर जो कुछ हुआ उसके बाद से आप देखिए कि यहाँ पर अव्यवस्था जैसी चीज कहीं नजर नहीं आती है। पैदल चलने की बात जरूर यहाँ पर आती है, तो पैदल चलने के पीछे का साफ और साफ मकसद यही है कि अगर गाड़ियों को छोड़ने लगे प्रशासन तो फिर यहाँ पर जाम की स्थिति बन जाएगी। और ये बात श्रद्धालु समझते हैं कि अगर गाड़ियां घाटों तक पहुंचने लगेगी तो शायद फिर पैदल वाले भी नहीं चल पाएंगे। इसलिए पैदल वाले इस बात को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं और सरकार की प्रायोरिटी पैदल पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को लेकर प्रायोरिटी पर है वो, क्योंकि वो घाट पर पहुंचे, क्योंकि गाड़ियां कितनी आ पाएंगी आप खुद महसूस कीजिए कि पूरी भीड़ होगी। इसलिए गाड़ियां सिर्फ प्रशासन की या इमरजेंसी सेवाओं की या जो राशन पानी लेकर यहाँ पर आते हैं सिर्फ उनको ही उसकी छूट की इजाजत मिली है। और इसलिए श्रद्धालुओं से बार बार अपील भारत 24 भी कर रहा है कि जो जो नियम सरकार की ओर से यहाँ पर दिए जा रहे हैं
उसी के हिसाब से आपको चलना है, आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, आपको धैर्य रखना है, क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर बाद आपको किसी न किसी बैरिकेड से आपको आगे जाने दिया जाएगा, और वो इसलिए होता है, वो क्राउड मैनेजमेंट का एक हिस्सा होता है। और साथ ही साथ जिस रास्ते से जाने के लिए तैयार किया गया सरकार ने किया, यानी कि वन वे सिस्टम लागू किया है, उसको स्ट्रिक्टली आप फॉलो करें, इसलिए क्योंकि वन वे रहेगा तो क्रॉस मूवमेंट नहीं होगा। क्रॉस मूवमेंट वहां पे होता है जहां पर आपने छोड़ दिया रास्ता है, जहां पे आ भी रहे लोग और जा भी रहे, इसलिए बैरिकेड करके जहां संभव है या तो वहां पे सीधे सीधे वन वे किया गया है, और जहां संभव नहीं हो पा रहा वहां पे बैरिकेड करके आने वालों के लिए अलग से रास्ता, जाने वालों के अलग से रास्ता हो रहा, ताकि क्रॉस मूवमेंट ना हो। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और आम लोग भी इस बात को समझ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भी एक बुरा अनुभव यहाँ पर देख लिया है कि किस तरीके से सभी के सरकार की बात सहयोग से नहीं ही मानने अपना का जो क्या बड़ा अंजाम पर्व है वो देखा संपन्न हो लोगों ने। रहा है और लगभग अब समाप्ति की ओर ही बढ़ रहा है। फिलहाल बहुत शुक्रिया पूरी बातचीत के लिए और जानकारी के लिए।